नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी टेट 2013 प्रश्न पत्र के सीडीपी पार्ट यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं सभी वर्षों को मिला करके उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि रटी रटाई चीजें होती हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट दिया था वुडवर्थ ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शैक्षिक विकास की मूल्यांकन का क्या अर्थ है? ध्यान से समझिएगा, शैक्षिक विकास का मूल्यांकन का क्या अर्थ है ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, विकास की अगर हम लोग बात करें तो विकास कई पक्षों में होते हैं बच्चे में, जैसे कि उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका संज्ञानात्मक विकास, उसमें संवेगात्मक विकास, ये सब कुछ विकास के अलग अलग पक्ष हैं, जिसमें से केवल एक पक्ष की हमसे बात पूछा गया है, शैक्षिक विकास। तो शैक्षिक विकास जो बच्चा विद्यालय में औपचारिक तरीके से विद्यालय में सीख रहा है उसके अंतर्गत तो उसमें संज्ञानात्मक कितना विकास हुआ उसके बारे में मूल्यांकन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। यानी कि अगर हम लोग सभी पक्षों को मिला दे तो वो सर्वांगीण विकास हो जाता है, जिसमें बालक का शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, संवेगात्मक विकास भी होगा, संज्ञानात्मक विकास भी होगा। लेकिन उसमें से केवल एक पक्ष के बारे में हमसे पूछा गया है, शैक्षिक विकास, यानी सीधे तौर पर संज्ञानात्मक विकास के बारे में हमसे पूछा गया है। तो उत्तर भी केवल संज्ञानात्मक पक्ष वाला ही होगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि छात्रों की प्रगति का आकलन। अब छात्रों की प्रगति यहां पर स्पेसिफिक नहीं दिया गया बल्कि ब्रॉड सेंस में दिया गया। छात्रों की प्रगति जो होगी वो उसका शारीरिक क्षेत्र में भी प्रगति हो सकता है, उसका संवेगात्मक क्षेत्र में भी प्रगति हो सकता है, उसका एक तरीके से संज्ञानात्मक क्षेत्र में भी प्रगति हो सकता है। तो यहां पर स्पेसिफिक ना दे करके सर्वांगीण विकास की तरफ बताया जा रहा है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमसे केवल शैक्षिक विकास के बारे में पूछा गया है, केवल संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूछा गया है, तो हम सर्वांगीण विकास वाला विकल्प नहीं चुन सकते। ठीक है, दूसरा दिया गया कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन। कक्षा अभिलेख के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के संचयी अभिलेख होते हैं जिसमें रिकॉर्ड तैयार किया जाता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो शैक्षिक विकास का मूल्यांकन तो बच्चे के अंदर कितना शैक्षिक विकास हुआ है उसका मूल्यांकन करना है, ना कि रजिस्टर का मूल्यांकन करना है। तो यह भी विकल्प गलत हो गया। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। कार्य निष्पादन, ध्यान दीजिएगा, निष्पादन का मतलब होता है आउटपुट, यानी कि कोई भी कार्य का निष्पादन का मूल्यांकन कहा जा रहा है। तो कोई भी कार्य का निष्पादन थोड़ी होगा। अब यहां पर बच्चा अगर कोई शारीरिक गतिविधि कर रहा है तो वो भी कार्य के अंतर्गत आएगा। तो क्या उसका मूल्यांकन शैक्षिक विकास के अंतर्गत रखा जाएगा? नहीं, उसे हम लोग शारीरिक विकास के अंतर्गत रखेंगे। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, यानी कि बच्चे ने संज्ञानात्मक तौर पर कितना ज्ञान हासिल किया है, कितना ज्ञान अर्जित किया है, कितना ज्ञान सीखा है, उसके अंदर कितनी क्षमता है, इसका मूल्यांकन करने का अर्थ होता है शैक्षिक विकास की मूल्यांकन का अर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होंगे? पूर्वाग्रही क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जाने बगैर उसके बारे में अपने मन में अवधारणा बना लेना ही पूर्वाग्रह कहलाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति विशेष मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ है तो आम लोग उसको देख करके ये अवधारणा बना लेते हैं कि वो अनपढ़ होगा, जबकि हमें उसके बारे में पता नहीं है कि वो पढ़ा लिखा है या फिर अनपढ़ है। हमने उसके कपड़ों को देख करके अनुमान लगा करके अपने मन में धारणा बना लिया कि ये अनपढ़ होगा। हो सकता है कि वो पढ़ा लिखा हो, हाईली क्वालिफाइड हो, लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से उसके पास पैसे ना हो अच्छे कपड़े के लिए और इसलिए वो मैले कुचैले कपड़ा पहना हुआ था। तो हमने उसके बारे में नहीं जाना कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन हमने अपने मन में ये तय कर लिया कि वो अनपढ़ है। तो इसी को बोलते हैं पूर्वाग्रही, यानी कि बिना किसी के बारे में जाने उसके बारे में अपने मन में धारणा बना लेना को ही पूर्वाग्रह बोलते हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस प्रकार के जो बालक होते हैं, किशोर किशोरी होते हैं, वह किसके प्रति कठोर होते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, चौथे विकल्प से मैं शुरू कर रहा हूं। दिया गया है वास्तविकता। तो वास्तविकता के प्रति वो रिजिड कहां है? वो तो वास्तविकता तो ये भी हो सकती थी ना कि वो पढ़ा लिखा था, लेकिन हमने उस वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं किया। हमने पहले ही अपने मन में अवधारणा बना लिया कि वो अनपढ़ होगा। तो वास्तविकता के प्रति हम लोग कठोर कहां हुए?
वास्तविकता के प्रति कठोर तो तब होता ना कि जब हम उसके वास्तविकता के बारे में जानते हैं, कि एक्चुअली जानते हैं कि तुम पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, उसे पूछते, जब वास्तविकता जानते तब उसके बारे में कठोर होते, तब वास्तविकता हमारा उत्तर हो सकता था। हमने तो वास्तविकता जानी ही नहीं, हमने उसे पूछा ही नहीं, हमने रियलिटी जानने की कोशिश नहीं की कि एक्चुअली वो पढ़ा लिखा था या नहीं था, तो वास्तविकता तो बिल्कुल निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके प्रति कठोर नहीं होते हैं पूर्वाग्रही बालक। ठीक है, चलिए तीसरा दिया गया है संप्रत्यय। संप्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट। जैसे कि कोई भी कॉन्सेप्ट आप साइंस में पढ़ें, मैथमेटिक्स में पढ़ें, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ें, अगर कोई बच्चा अपने मन में उसके पहले ही कोई मिसकॉन्सेप्शन बना लिया है तो जाहिर सी बात है वो अपने मिसकॉन्सेप्शन को इतना जल्दी नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि उसे ये लगता है कि जो कुछ भी वो जानता है वो सही है। इस वजह से दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो वो संप्रत्यय के प्रति कठोर नहीं होता है, यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि वो जो अपना अवधारणा अलग से बनाया हुआ है, जिसे मिसकॉन्सेप्शन आप कह सकते हैं, उसके प्रति कठोर होता है। ठीक है, दूसरा विकल्प दिया गया जीवन शैली। जीवन शैली भी यहां पर निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? ध्यान से समझिएगा। जीवन शैली हम लोग समाज में रह करके अपने जीवन को जिस प्रकार से जीते हैं या फिर व्यतीत करते हैं उसको बोला जाता है। समाज में रहना यानी कि सामाजिक प्राणी के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। अब समाज में रहने के लिए हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो एक दूसरे से समायोजन करके चलना पड़ता है। अब अगर किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में हमने पहले से ही अवधारणा बना लिया अपने मन में, तो उसके प्रति समायोजन करने में हमें दिक्कत होगी, समस्या आएगी। तो जाहिर सी बात है जीवन शैली भी यहां पर उत्तर नहीं होगा। चारों विकल्पों में अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो चारों विकल्पों में इस प्रकार के व्यक्ति को क्या आ रही है? समस्या आ रही है। इसलिए ये जो व्यक्ति होगा, पूर्वाग्रही व्यक्ति, वो अपनी समस्या के प्रति कठोर होगा, अपनी समस्या के प्रति कठोर होगा, क्योंकि वो हर चीज में अपना पहले ही अपना अवधारणा बना ले रहा है, जिसकी वजह से उसे समायोजन करने में भी दिक्कत होगी, उसे रियलिटी को एक्सेप्ट करने में भी दिक्कत होगी, उसे किसी संप्रत्यय को एक्सेप्ट करने में भी दिक्कत होगी, और समस्या से तो वो जूझेगा ही जूझेगा, क्योंकि वो पहले से ही एक तरीके से अपना एक पैरेलल सिचुएशन क्रिएट कर ले रहा है, जिसकी वजह से वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। किसके द्वारा की गई? हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर ये 4 चरण के नाम ना भी दिए गए रहते, केवल संज्ञानात्मक विकास भी दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा? यह जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, जिसके अंतर्गत उन्होंने 4 चरण बताए थे। पहला संवेदी पेशीय जिसका एज उन्होंने बताया था 0 से 2 साल, पूर्व संक्रियात्मक जिसका एज उन्होंने बताया था 2 से 7 साल, स्थूल संक्रियात्मक जिसका एज उन्होंने बताया था 7 से 11 साल, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसका 11+ उन्होंने बताया था। तो ये किसके द्वारा बताया गया? जीन पियाजे के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? ध्यान से समझिएगा, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का कौन सा गुण नहीं है, निगेटिव वाला हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया है नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, यानी कि इमोशनली मैच्योर होने की बात की जा रही है। तो यह बात तो बिल्कुल सही है। ऐसा ना हो कि कोई अचानक से किसी पर दुख पड़ा और वो बिल्कुल अपना बैलेंस खो दिया, तो इस प्रकार वो मानसिक स्वास्थ्य नहीं बोला जाएगा। ठीक है, यहां पर परिपक्व है यानी कि वो इमोशनली मैच्योर है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे नेगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा दिया गया आत्मविश्वास और सहनशीलता, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। चौथा देखिए वास्तविकता की स्वीकृति और स्व मूल्यांकन की योग्यता, तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी की, बहुत विनीत, विनीत का मतलब होता है विनम्र, यानी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा विनम्र है, और साथ ही साथ स्वयं में सीमित रहता है, यानी कि एक तरीके से वो अपने आप में खोए रहने वाले जो लोग होते हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो केवल अपने तक ही सीमित रहना, ये मानसिक स्वास्थ्य, ऐसे व्यक्ति अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं माने जाते। क्यों नहीं माने जाते? ध्यान से समझिएगा, ऐसे व्यक्तियों को बाहर समाज में समायोजन करने में दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि वो अपने में खोए हुए हैं, समाज के लोगों के प्रति जो सहयोग की भावना होती है वो उनमें नहीं होती है, वो अपने से ही केवल मतलब रखते हैं। इस वजह से ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के व्यक्ति नहीं माने जाते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी निगेटिव है। और चूंकि निगेटिव वाला हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? यहां पर फिर से प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है, तो उत्तर भी निगेटिव होगा। अधिगम क्षमता यानी कि सीखने की क्षमता, अधिगम मीन्स क्या होता है? सीखना होता है। सीखने की क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती है, यह पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया है आनुवांशिकता। देखिए
आनुवांशिकता क्या होता है? जो बच्चों को उनके जन्म के समय उनके माता पिता से जो गुण ट्रांसफर होते हैं उसे हम लोग आनुवांशिकता बोलते हैं। तो यहां पर कई बार देखा यह गया है कि माता पिता अगर किसी एक विशेष चीज से परेशान है, जैसे कि कई लोगों के माता पिता क्या होते हैं कि हकलाने की उनमें बीमारी होती है, तो उनके बच्चों में भी ये आ जाती है। तो जाहिर सी बात है जब बच्चा हकलाएगा तो वो सही से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और इस वजह से कम्युनिकेशन स्किल यानी कि अधिगम क्षमता एक तरीके से क्योंकि जो भाषा है, भाषा का उच्चतम उद्देश्य क्या होता है कि हम उस भाषा में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। अब यहां पर बच्चा उस भाषा को कम्युनिकेट करना सीख नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो हकलाता है, और ये हकलाना कहां से आया है? उसके माता पिता से आनुवांशिकता के तौर पर उसको ये मिला हुआ है। यानी कि आनुवांशिकता भी कहीं ना कहीं अधिगम क्षमता को प्रभावित करता है। और प्रश्न हमसे पूछा गया था कि कौन प्रभावित नहीं करता है, तो ये तो प्रभावित करता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा दिया गया वातावरण। देखिए, एक बच्चे को एक ऐसा वातावरण मिला जिसमें सब कुछ उसके लिए पॉजिटिव था, तो वो चीज़ों को सीखना उसके लिए आसान होगा। लेकिन कोई एक बालक जिसके लिए अच्छा वातावरण नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है वातावरण उसके अधिगम को पूरी तरीके से प्रभावित करेगी। जैसे कि देखिए, एक ऐसा बालक जो कि चोरी और चमारी जैसी चीज़ों वाली वातावरण में घिरा हुआ है, तो वो चोरी चमारी ही तो सीखेगा। और कोई एक बालक अच्छे इन्वायरमेंट में किसी डॉक्टर के घर पैदा हुआ, तो क्या होगा? वहाँ पर उसे अच्छा इन्वायरमेंट मिला, उसे परवरिश भी अच्छा मिल रहा है, साथ ही साथ उसका इन्वायरमेंट भी ऐसा है कि पढ़ाई लिखाई वाला है, तो निश्चित तौर पर वो सीखने की क्षमता उसमें विकसित होगी। तो ये निश्चित तौर पर वातावरण जो होता है वो अधिगम क्षमता को प्रभावित करता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कौन प्रभावित नहीं करता है। तीसरा देखिए, प्रशिक्षण और शिक्षण दिया गया। बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे कि सरकारी स्कूल के बालक और प्राइवेट स्कूल के बालक दोनों के सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि दोनों का शिक्षण यानी कि दोनों का जो टीचिंग कराया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, पढ़ाने का तरीका अलग है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग है टीचर के द्वारा। इस वजह से अब शिक्षण का काम कौन करेगा? टीचर ही तो करेगा। इस वजह से यहां पर निश्चित तौर पर शिक्षण की वजह से भी अधिगम क्षमता प्रभावित होती है। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। लेकिन अगर बात करें राष्ट्रीयता की, तो यह निगेटिव है, क्योंकि इसका सीखने की क्षमता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मान लीजिए यहां पर कोई बालक पैदा हुआ जिसकी राष्ट्रीयता भारतीय है, और कोई एक बालक अमेरिका में पैदा हुआ जिसकी राष्ट्रीयता अमेरिकी की है, तो क्या केवल राष्ट्रीयता की वजह से उसमें सीखने में कोई परिवर्तन होगा या फिर उसका क्षमता प्रभावित होगा? नहीं प्रभावित होगा, क्योंकि यहाँ केवल जन्म लेने मात्र से बच्चे का और किस देश में उसने जन्म लिया है ये प्रभावित नहीं करता है कि बच्चा सीखेगा या नहीं सीखेगा। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया था कि किसका प्रभावित, कौन सा प्रभावित नहीं करता है उसके अधिगम क्षमता को? तो राष्ट्रीयता प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? ध्यान से देखिएगा, यानी कि पूछा जा रहा है कि चारों विकल्पों में से कौन सा एक मनोवैज्ञानिक है जो कि पुरस्कार को यानी पुनर्बलन को महत्व नहीं देते हैं। तो देखिए, थॉर्नडाइक की बात की जाए तो वो बिल्ली पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था, और उनको बिल्ली को उसने एक पिंजड़े में बंद कर दिया था, और एक लीवर था जिसको दबाने के बाद से उसको भोजन मिलता था। पावलाव की बात करें तो पावलाव एक घंटी बजा करके भोजन देते थे, कुत्ते के मुंह में लार टपकता था, यानी यहां पर भी भोजन देने की बात आ रही है। स्किनर की बात की जाए तो इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, और इसमें भी एक लीवर दबाने से चूहे को भोजन मिलता था, यानी ये भी रीइंफोर्समेंट पुरस्कार भोजन की बात कर रहे हैं। अब देखिए, पुरस्कार का मतलब, इनाम का मतलब कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए जो चूहा है, जो कुत्ता है और जो बिल्ली है वो कार्य कर रही है। तो यहां पर तीनों विकल्पों में अगर आप देखेंगे तो भोजन एक उद्दीपक के तरह काम कर रहा था, यानी कि एक पुरस्कार की तरह काम कर रहा था, एक पुनर्बलन की तरह कार्य कर रहा था तीनों में। लेकिन अगर जब बात आती है गुथरी की, तो गुथरी ने जो प्रयोग किया था उसमें अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने 2-3 सिद्धांत दिए थे। पहला तो समीपता का सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया, और दूसरा उनके द्वारा एकल प्रयास का सिद्धांत दिया गया था। देखिए, समीपता के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि सीखने के लिए किसी भी एक तरीके से पुरस्कार या फिर पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि समीपता के आधार पर अभ्यर्थी सीखते हैं, यानी कि जो उनके समीप है पहले उसे सीखेंगे और दूर वाले को बाद में सीखेंगे। ये गुथरी ने बताया था, और उन्होंने किसी भी प्रकार का भोजन या फिर इस प्रकार का चीज प्रयोग में नहीं रखा, यानी कि उन्होंने ये देखा कि बिना खाने वाली चीज या फिर बिना पुरस्कार, बिना पुनर्बलन के भी बच्चे सीख रहे हैं, या फिर जिस भी जानवर पर उन्होंने अपना प्रयोग किया वो बिना किसी भोजन के भी वो चीजें कर पा रहा था, जो कि इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकल करके दिखाया था। यानी कि गुथरी ही वो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने यह बताया कि पुरस्कार आवश्यक नहीं है सीखने के लिए। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं।
उन्होंने एक एकल प्रयास का भी सिद्धांत दिया था, जिसके माध्यम से जो थार्नडाइक का सिद्धांत था, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जिसमें कई बार एक ही चीज को दोहराना, यानी कि गलती हुआ फिर वही चीज दोहराना, फिर गलती हुआ फिर वही चीज दोहराना, यानी कि थॉर्नडाइक ने बताया कि बच्चे जो होते हैं वो एक ही चीज को बार बार कर करके सीखते हैं, जबकि गुथरी ने इसका उलट उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे बार बार करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए एक मकान है, इस मकान में आग लग गया, तो अब कोई बालक बार बार भाग करके प्रयास करके थोड़ी सीखेगा कि मैं भागने वाला हूं, वो तो एक ही बार में भागेगा ना अपनी जान बचा करके। यानी कि यहां पर बार बार प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है, जबकि थॉर्नडाइक क्या बोलते थे कि बार बार प्रयास करने की आवश्यकता है, और गुथरी इसका विरोध करते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे एक ही बार में सीखा जा सकता है। जैसे कि एक बार बचपन में आपने साइकिल चलाना सीख लिया है, तो क्या आप बार बार उस काम को सीखते हैं? नहीं सीखते हैं। यानी कि कई काम ऐसे होते हैं जिसे एक ही बार में सीखा जाता है और बार बार उसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुथरी, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इन्होंने जो प्रयोग किया इसमें कोई भी पुरस्कार नहीं रखा था इन्होंने, यानी कोई भी पुनर्बलन नहीं दिया था। बावजूद इसके जो प्रयोग इन्होंने किया वो सफल रहा, यानी कि ये पुरस्कार को महत्व नहीं देते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? गुथरी हो जाएगा। बाकी के जो 3 विकल्प हैं, उन्होंने भोजन एज ए पुरस्कार दिया था, एज ए रीइंफोर्समेंट दिया था, पुनर्बलन के तौर पर दिया था। तो गुथरी ने इस प्रकार का कोई भी पुरस्कार या फिर पुनर्बलन या फिर भोजन या फिर रीइंफोर्समेंट नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? फिर से प्रश्न निगेटिव सेंस में है, तो निगेटिव वाला ही हमारा उत्तर होगा। पहला दिया गया है अनुकरण के माध्यम से, तो अनुकरण के माध्यम से सहायता मिलती है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपके जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर अभी भी करते हैं, तो जो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं उसमें जिस प्रकार से पहले उदाहरण दिया गया रहता है, आप उसका अनुकरण करके नए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये क्या है? ये अनुकरण ही तो है। यानी अनुकरण करने से कहीं ना कहीं आप प्रक्रिया को सीख रहे हैं, यानी अधिगम आपके अंदर हो रहा है, तो ये इससे सहायता मिलती है। तो ये तो हमारा उत्तर नहीं होगा। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, शिक्षा जगत में मोटिवेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे, थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम के हिसाब से बच्चे उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं रुचि लेंगे उस काम में, और जितना ज़्यादा रुचि लेगा उतना ज़्यादा वो बच्चा उसमें अर्थपूर्ण अधिगम कर सकता है। यानी अभिप्रेरणा यहाँ पर बिल्कुल सहायता करता है सीखने में। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कौन सा सहायता नहीं करता है। पुरस्कार भी बिल्कुल सहायता करता है। क्यों? क्योंकि आप जब बचपन में पढ़ रहे होंगे तो आपके माता पिता के द्वारा कहा जाता होगा कि अगर तुम फर्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें ये पुरस्कार दिलाऊंगा, या फिर ये साइकिल खरीद दूंगा, या फिर ये कुछ भी मतलब आपको दिया जाता था। तो वो क्या है? वो पुरस्कार ही तो है, और उसकी वजह से आप मोटिवेटेड हो जाते थे चीजों को पढ़ने के संदर्भ में। यानी अधिगम के लिए कहीं ना कहीं ये भी सहायता प्रदान करता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें स्कूल का बस्ता, तो ये किसी भी प्रकार से मोटिवेट नहीं करता है बच्चों को सीखने के संदर्भ में। हमसे ये बोला गया था कि किससे सहायता नहीं मिलती, तो स्कूल के बस्ते से सहायता नहीं मिलती है। ठीक है, स्कूल के बस्ता से सीखने में कोई भी सहायता नहीं मिलती है। विकल्प नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के। स्व केंद्रित यानी अपने में ही केंद्रित रहना, अपने में ही खोए रहना, कौन सी अवस्था होती है? देखिए, 0 से 2 साल, 0 से 2 साल में बच्चा क्या होता है कि अपने परिवार के सदस्यों में ज्यादा घुला मिला रहता है, वो लगातार अपने माता के साथ खेलता रहता है। तो ये स्व केंद्रित की अवस्था नहीं होती है। ठीक है, 7 से किशोरावस्था, किशोरावस्था तक, किशोरावस्था आपका 12 वर्ष से शुरू होकर के 18 वर्ष तक चलता है। ठीक है, तो किशोरावस्था 7 वर्ष से किशोरावस्था में भी आत्म केंद्रिता नहीं होती। आत्म केंद्रिता आप इसे सीधे तौर पर इस प्रकार से समझ सकते हैं, स्व केंद्रित, कि बालक जब अपने खुद से बातचीत करता है, जैसे कि खेल के दौरान वो खुद से ही बात करता है, तो उसे हम लोग स्व केंद्रित अवस्था बोलते हैं। तो ये हमारा ये भी उत्तर नहीं होगा। किशोरावस्था में तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। 12 से 18 साल भी नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष के दौरान बच्चा जो होता है वो अपने से खुद से बातें करता है, अपने से खुद से बात करता है, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें उसे ये लगता है कि जो उसके पास खिलौने हैं, जैसे कि हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, गाड़ी हो गया, उसे ये लगता है कि उसमें भी जीवन है, और वो अपनी गाड़ियों से, अपने खिलौने से खुद बातचीत कर रहा होता है, और इसलिए वो स्व केंद्रित होता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि मैं एक्चुअली में, उसे ये लगता है कि मैं अपने गाड़ियों के साथ हूं, उसे लगता है कि उसमें जीवन है तो मैं इसके साथ खेल रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में वो तो जीवित है नहीं, गाड़ी और उसकी घोड़ा गाड़ी जो भी कुछ होगा। तो बच्चा सोचता है कि मैं ग्रुप में हूं, लेकिन एक्चुअली वो अलग होता है, और इसलिए इसे हम लोग स्व केंद्रित अवस्था बोलते हैं। कब? 3 से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, किससे संबंधित है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया है किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 साल के बीच में होता है। उसके बाद से पूर्व किशोरावस्था दिया गया। देखिए, किशोरावस्था को भी 3 भागों में बांटा गया, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, जिसमें से 12 से लेकर के 14 साल का जो एज होता है, 12 से 14 साल, इसको पूर्व किशोरावस्था बोलते हैं, और 14 से 16 मध्य किशोरावस्था, और 16 से 18 आपका उत्तर किशोरावस्था माना जाता है। तीसरा दिया गया है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था कब होता है? देखिए, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था आपका 2 से 6 साल होता है, मध्य बाल्यावस्था 6 से 9 साल होता है, और 9 से 12 उत्तर बाल्यावस्था होता है। तो 9 से 12 उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगा। इसके बाद से देखिए, शैशवावस्था की बात की गई तो 0 से 2 साल को शैशवावस्था काल माना जाता है। ठीक है, तो प्रश्न हमसे यह पूछा गया था कि माँ बाप के साये से बाहर निकल करके अपने साथी बालकों की संगत पसंद करना किस एज से संबंधित है या फिर किस अवस्था से संबंधित है? तो ये पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। पूर्व किशोरावस्था यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 12 से 14 साल का एज लगभग ऐसा होता है जिसमें बालक अब धीरे धीरे ग्रुप में रहना पसंद करने लगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। प्राथमिक मूलभूत सिद्धांत के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसे हम लोग सीखने के मुख्य नियम के तौर पर जानते हैं। तो उन्होंने कौन कौन से नियम बताए थे? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम उन्होंने बताया था। तो चारों विकल्पों में देखिए, तत्परता से यहां पर दिया गया, यानी तत्परता के नियम की बात की जा रही है, और थॉर्नडाइक के मूलभूत नियम तत्परता के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि थॉर्नडाइक के जो 3 नियम मैंने आपको बताए, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, तो तत्परता भी यहां पर दिख रहा है और अभ्यास भी दिख रहा है, तो मैंने तत्परता को क्यों सही माना, अभ्यास को क्यों गलत मान लिया? आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए था। तो इसका जवाब यह है कि देखिए, अभ्यास का नियम यह कहता है कि जो चीज हम लोग सीख चुके हैं, उसे लंबे समय तक धारण करने के लिए हमें बार बार उसका प्रैक्टिस करना होता है, अभ्यास करना होता है। यह कहता है अभ्यास का नियम। लेकिन प्रश्न देखिए किसने पूछा जा रहा है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम, यानी कि अभी सीखना हुआ नहीं है। और जो अभ्यास का नियम होता है वो सीखने के बाद लागू होता है, यानी कि आपने जो सीख लिया है उसको लंबे समय तक धारण करने के लिए आपको बार बार अभ्यास करना होता है। प्रश्न चूंकि ये पूछा जा रहा है कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम, यानी अभी बच्चा सीखा नहीं है, उसको सीखना बाकी है, तो उसके लिए जो एप्रोप्रिएट होगा वो तत्परता का नियम होगा। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा खुद से तत्पर नहीं है सीखने के लिए, तो कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी मोटिवेशन उसको सिखा नहीं सकती है। इसलिए सीखने के लिए यह जरूरी है कि बच्चा खुद से तत्पर रहे, और सीखने के बाद वो अभ्यास करेगा, यानी कि सीखने के बाद ये अभ्यास का नियम आता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानसिक परिपक्वता, यहां पर गैप है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बच्चा मानसिक तौर पर चिंतन करने के लिए तैयार हो चुका है। मानसिक तौर पर चिंतन कहने का मतलब कि बिना मूर्त अवस्था में देखे अगर अमूर्त चीजों के बारे में वो चिंतन कर पा रहा है, जो कि प्रत्यक्ष तौर पर उसके सामने नहीं है, इसे ही हम लोग मानसिक परिपक्वता बोलते हैं। और ये किस अवस्था में आता है? आप लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4थे चरण को याद करिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा अमूर्त अवस्था में चीजों के बारे में चिंतन करना सीख जाता है। वो कौन सी अवस्था होती है? वो 11+ अवस्था होती है। 11+ एज वाला कौन सा विकल्प दिया गया, वो हमारा उत्तर होगा। पहले विकल्प में देखिए दिया गया है किशोरावस्था से। किशोरावस्था की एज शुरू होती है 12 से 18 साल। प्रौढ़ावस्था, ये तो किशोरावस्था के बाद आता है। इसके बाद से पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था क्या होता है? ये होता है आपका 3 से 6 साल। और उत्तर बाल्यावस्था क्या होता है? 9 से 12 साल होता है। तो अब दिए गए विकल्प में देखिए कौन सा 11+ एज के सबसे निकटतम है। तो आप कहेंगे 11+ एज के सबसे निकटतम ये वाला है। ठीक है, ये वाला है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, क्योंकि किशोरावस्था जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार 4थे चरण, यानी कि एक तरीके से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। इसलिए यहां पर बच्चा अमूर्त रूप से चिंतन करने के लिए परिपक्व हो जाता है, और उसी को मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से अधिगम को प्रभावित करते हैं, यह हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया अनुकरण। बिल्कुल सही बात है। अनुकरण के माध्यम से भी, यानी अवलोकन के माध्यम से दूसरों की कॉपी करके भी बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, ये सीखने को प्रभावित करता है। तो ये हमारा उत्तर होगा। प्रशंसा, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि
कक्षा में जब किसी एक बच्चे की प्रशंसा टीचर के द्वारा की जाती है तब बच्चा मोटिवेटेड होता है उसको देख करके कि वो अच्छा परफॉर्म किया है तो उसकी प्रशंसा की जा रही है, मैं भी अगर मेहनत करूंगा और अच्छे नंबर लाऊंगा तो मेरी भी प्रशंसा की जाएगी, इसलिए बच्चा कहीं ना कहीं सीखने के लिए प्रेरित होता है, तो ये प्रभावित करेगा। इसके बाद से निंदा दिया गया, निंदा कहीं ना कहीं निगेटिव होता है, जैसे कि एक बच्चे को बार बार टीचर बोले कि तुम बिल्कुल नहीं पढ़ो, तुम बिल्कुल गधे हो, तुम सीख नहीं सकते हो, बिल्कुल निगेटिव सेंस में आप समझ लीजिए। तो यहां पर हमसे प्रश्न यह पूछा गया कि प्रभावित करने वाला कारक केवल पॉजिटिव सेंस में नहीं बल्कि निगेटिव सेंस में भी अगर प्रभावित करेगा तो वो हमारा उत्तर होगा। तो प्रशंसा तो उसको पॉजिटिव सेंस में प्रभावित कर रहा था और निंदा जो है वो पर्टिकुलर उस बंदे को, उस बच्चे को निगेटिव तौर पर प्रभावित करेगा उसके सीखने को, तो यानी ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा पॉजिटिव तौर पर भी या फिर निगेटिव तौर पर भी। ठीक है, इसके बाद से प्रतियोगिता की बात की गई। देखिए प्रतियोगिता दो प्रकार से होता है, एक तो आज हम लोग समावेशी कक्षा की कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं जिसमें एक ही कक्षा में अधिगम विकार से जूझ रहा बालक भी है, शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा बालक भी है और बहुत प्रतिभाशाली बालक भी है और बहुत कमजोर बालक भी है। तो अगर बहुत प्रतिभाशाली बालक का कंपटीशन बहुत कमजोर बालक से कर दिया जाए तो प्रतिभाशाली बालक को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कमजोर बालक जो है उसके मन में कहीं ना कहीं निगेटिविटी आ जाएगी कि एक तो मैं वैसे में ही नहीं सीख पा रहा हूं, ऊपर से कक्षा में मेरी तुलना की जा रही है नंबर्स की, टॉपर से, और मेरी तुलना की जा रही है, तो इससे बच्चे में निगेटिव इमोशन जनरेट होगा और जहां बच्चे में निगेटिव इमोशन जनरेट हो गया यानी संवेग जनरेट हो गया, वो बच्चे के संज्ञान को निगेटिव तौर पर प्रभावित कर देगा, यानी ये भी पूरी तरीके से उसको प्रभावित करेगा। अब तीनों विकल्प सही है तो तीनों तो हम लोग टिक कर नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बालकों के सीखने में प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? ध्यान से समझिएगा, सीखने यानी अधिगम में मोटिवेशन किस प्रकार से उपयोगी है, यह प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प से शुरुआत करते हैं, बालक की व्यक्तिगता का आदर। व्यक्तिगता यानी कि इंडिविजुअलिज्म की बात की जा रही है, यानी कि प्रत्येक बच्चा दूसरे से अलग है, कोई अधिगम विकार से जूझ रहा है, कोई अधिगम अक्षमता से जूझ रहा है, कोई श्रवण बाधित है जो सुन नहीं सकता, कोई दृष्टि बाधित है जो देख नहीं सकता। तो प्रत्येक बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेज लिए हुए है और यहां पर यह कहा जा रहा है कि उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेज का आदर किया जाए, यानी कहीं ना कहीं उसकी जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। तो जब बालक के जरूरतों को टीचर ध्यान में रखेगा तब बच्चा कहीं ना कहीं मोटिवेट होता है सीखने के संदर्भ में। जैसे कि मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, आज समावेशी कक्षा की बात की जाती है जिसमें एक बच्चा दृष्टिबाधित है, तो उसके लिए जरूरत क्या है? उसके लिए जरूरत यह है कि ब्रेल लिपि की आवश्यकता है या फिर बोल करके उसको बताया जाए। उसी कक्षा में श्रवण बाधित बालक भी है, यानी उसकी जरूरत क्या है कि उसको लिख करके यानी विजुअल कुछ दिखाया जाए या फिर एक तरीके से विजुअल क्लिप्स तो अगर हो तो उसमें कहीं कहीं सबटाइटल्स हो ताकि बच्चा पढ़ करके उसको समझ पाए। ये क्या है? ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही तो है, यानी कि सबकी जरूरतों का आदर किया जा रहा है और जब सबकी जरूरतों का आदर किया जाएगा यानी बच्चा इंफॉर्मेशन सही से रिसीव करेगा, इसलिए वो सीखने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित होगा। तो ये बात तो पॉजिटिव हो गई। दूसरा देखिए, पुरस्कार जो होता है वो कहीं ना कहीं बच्चे को पॉजिटिव सेंस में मोटिवेट करता है, तो ये भी हमारा उत्तर होगा। इसके अलावा दंड दिया गया, दंड भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? देखिए, अगर बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके अंदर मन में कुछ ना कुछ भय होना चाहिए कि देखिए, कानून क्यों बनाया गया? ताकि आपके मन में भय बना रहे कि आप गलत रास्ते पर ना चले जाएं, अन्यथा आपको सजा होगी। तो जिस प्रकार से हम लोग ये कहते हैं, एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहते हैं कि बच्चे को शारीरिक या फिर शाब्दिक दंड नहीं दे सकते, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत भी माना जाता है, कहा जा सकता है, क्योंकि बच्चों में भय होना चाहिए कि वह कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं भटक रहा है। इसलिए गार्जियन का या फिर टीचर का थोड़ा सा भय होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये भय की वजह से बच्चे कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होते पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चे के मन में ये रहता है कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरे पिताजी मुझे डांटे, हो सकता है मेरी मम्मी मुझे डांटे। तो इसलिए इस भय की वजह से ही कम से कम बच्चा पढ़ने के लिए प्रेरित तो होता है, सीखने के लिए प्रेरित तो होता है, यानी ये भी कहीं ना कहीं सीखने में प्रेरणा के तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा प्रशंसा और भर्त्सना की बात की गई है। प्रशंसा यानी कि किसी का एक तरीके से प्रेज करना, प्रशंसा करना उस सेंस में, तो निश्चित तौर पर कक्षा में अन्य बालक भी इसको देख करके मोटिवेटेड होते हैं। और भर्त्सना का मतलब क्या हो गया कि निंदा करना किसी का। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, कई बार क्या होता है कि माता पिता के जो कटु वचन होते हैं वो भी बच्चे को सही डायरेक्शन में ला देते हैं। या फिर कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आपने बॉलीवुड में इस प्रकार की मूवी बनी हुई है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो ये क्या है? वो भर्त्सना ही तो है, निंदा ही तो है। किसी ने मुझे छोड़ दिया, अब मैं इतना अंदर से मोटिवेटेड हो गया कि मुझे कुछ ना कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। तो ये क्या है? ये भर्त्सना की वजह से भी कहीं ना कहीं बच्चा सीखने के लिए मोटिवेट हो रहा है। तो ये भी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अब तीन विकल्प तो हम लोग चुन नहीं सकते, इसलिए तीनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था,
कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? ध्यान से समझिएगा, निगेटिव वाला हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना। यह बात बिल्कुल सही है। देखिए, दो प्रकार से कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा यानी अंग्रेजी में कंपटीशन बोलेंगे। दो प्रकार से कंपटीशन हो सकता है, एक तो आगे निकलने की होड़ हो और दूसरा पॉजिटिव कंपटीशन यानी कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे निकलने की होड़ हो। तो यहां पर स्वस्थ कंपटीशन की बात की गई है, यानी कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए। अब समावेशी कक्षा होने की वजह से कोई उस कक्षा में विकलांग बालक भी हो सकता है, तो कंपटीशन करना है आपस में, लेकिन उस विकलांग बालक को साथ लेकर के चलना है। यानी कि अगर ग्रुप में कोई शारीरिक गतिविधि हो रही है तो सभी बच्चे उसका सहयोग करते हुए आगे बढ़े, सबको एक साथ लेकर के चले, यानी इसे बोलते हैं पॉजिटिव कंपटीशन। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा दिया गया, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, यानी कि बच्चे की इच्छा क्या है, बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बरकरार रखना, उसके आत्मगौरव को निगेटिव तौर पर प्रभावित ना किया जाए, क्योंकि जितना भी निगेटिविटी उसके अंदर आएगा उससे उसके अंदर निगेटिव इमोशन जनरेट होगा, यानी नकारात्मक संवेग जनरेट होगा, और जो संवेग होता है वो बच्चे के संज्ञान को यानी कि उसके सीखने समझने की शक्ति को पूरी तरीके से प्रभावित करता है नकारात्मक तौर पर। अब यहां पर जब बच्चे को आत्मगौरव की अनुभूति कराई जा रही है, यानी कि बच्चा पॉजिटिव है, बिल्कुल खुश है, तो जब उसके अंदर पॉजिटिव इमोशंस जनरेट होंगे यानी सकारात्मक संवेग जनरेट होंगे, तो वो पॉजिटिव तौर पर उसके संज्ञान को प्रभावित करेगा, यानी कहीं ना कहीं ये प्रेरित करेगा उसे। अब ये पॉजिटिव हो गया, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। चौथा देखिए, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम गतिविधियों का अनुप्रयोग करना। बिल्कुल सही बात है, जितना ज्यादा बच्चा गतिविधि करेगा यानी खुद से करके सीखने का उसको मौका मिल रहा है। और संरचनावाद की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों करते हैं, और संरचनावाद के अनुसार बच्चे को करके सीखने का मौका मिलना चाहिए और बच्चे गतिविधि के माध्यम से करके सीख सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये उनको प्रेरित करेगा। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब एक ही विकल्प केवल बचा, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। देखिए, प्रशंसा करना तो तक तो ठीक था, इससे दूसरे बच्चे मोटिवेटेड हो जाएंगे, लेकिन जब अति हम लोग कर देंगे एज ए टीचर कि नहीं तुम तो एकदम हद से ज़्यादा ही तेज हो, तुमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम एकदम, तो इससे क्या होगा ना कि बच्चे जो होते हैं वो चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं और उससे उनका जो परफॉर्मेंस है वो धीरे 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 डाउन होने लगता है। इस वजह से अत्यधिक प्रशंसा किसी भी चीज़ की जो अति होती है वो हमेशा निगेटिव होती है, और चूंकि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? बुद्धि और सृजनात्मकता की बात की जा रही है। तो अगर आपके अंदर बुद्धि नहीं है तो आप चीज़ों को नए नए तरीके से नहीं कर सकते, यानी कि सृजनात्मकता क्या होता है, किसी भी चीज़ को मौलिक तरीके से नए नए तरीके से करना। अब जब बुद्धि नहीं है तो जाहिर सी बात है हम नए तरीकों का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि बुद्धि और सृजनात्मकता जो होता है वो एक दूसरे के बिल्कुल समानुपाती होता है, यानी कि एक दोनों के बीच में जो संबंध होगा वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय अनुशासन बनाए रखना कक्षा में कैसे होगा पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। आज हम लोग स्व अनुशासन की बात करते हैं। संरचनावाद के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ दोनों स्व अनुशासन की बात करता है, यानी बच्चे खुद से मोटिवेटेड होते हैं डिसिप्लिन में रहने के लिए। कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि बच्चे गतिविधि करने में व्यस्त हैं। अब बच्चा जब किसी काम में रुचि लेगा तो जाहिर सी बात है इधर उधर की बदमाशी में उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो किसी ना किसी गतिविधि में बिजी है। अब ये उस बच्चे को बिजी कैसे रखा जा सकता है? जब उसके अंदर उत्सुकता उत्पन्न की जाए, और उत्सुकता की वजह से वो उस काम में रुचि लेगा, और रुचि की वजह से कहीं ना कहीं वो सीखने के लिए मोटिवेटेड होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाई जाए और उसके अंदर रुचि को उत्पन्न किया जाए। और ये रुचि कैसे उत्पन्न होगी? जब उसका जो भी पेडागोजी टीचर के द्वारा यूज किया जा रहा है, यानी जो भी शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो रोचक होगा, तभी बच्चे उसमें रुचि लेंगे, और कहीं ना कहीं उससे बच्चे मोटिवेटेड होते हैं चीज़ों को सीखने के संदर्भ में, और फालतू के काम में व्यस्त नहीं रहते हैं, यानी कि अनुशासन में रहते हैं, स्व अनुशासन के लिए प्रेरित हो जाते हैं। अब इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। कहा यह जा रहा है कि अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, तो ये तो निगेटिव हो गया ना, देखने से ही निगेटिव लग रहा है। क्यों? क्योंकि अनुशासनहीन, जो बच्चे अनुशासन में नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है, उनको आप और ज्यादा सुविधा प्रदान कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। अब एज ए टीचर 5 से 6 घंटे आपके साथ जब बच्चे रह रहे हैं तो वहां पर अभिभावक का रोल नहीं है, अभिभावक का रोल घर पर है।
अब आपके कक्षा में आप उनके अभिभावक आकर के उनको कंट्रोल थोड़ी करेंगे, उनको एक तरीके से अनुशासन में थोड़ी बनाएंगे, वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना एज ए टीचर। तो यहां पर अभिभावक को सूचित करने से कोई भी लाभ नहीं होगा, विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, तो यह भी विकल्प निगेटिव है। देखिए, आप बच्चों की मेंटेलिटी को समझिए। जब आप बच्चों के एज में, जब आप आज इस एज में है कि इन सभी चीजों को आप समझ पा रहे हैं, लेकिन जब आप बच्चे रहे होंगे, तब जब आपको कक्षा से बाहर निकाला जाता था तो आपको उस समय समझ में नहीं आता था कि गलती मैंने की है, मेरी गलती है, इस वजह से मुझे बाहर निकाला गया। उस समय तो हमारे अंदर ये निगेटिव इमोशन आ जाता था कि पूरी कक्षा के सामने यार मेरी बेइज्जती हो गई। तो जब भी बच्चे के अंदर निगेटिव इमोशन जनरेट होगा तो वो उसके संज्ञान को निगेटिव तौर पर प्रभावित करता है। इसलिए कभी भी एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम बच्चे के मन में निगेटिव इमोशन जनरेट ना होने दें। अब कक्षा से बाहर निकालने की वजह से बच्चा निगेटिविटी का शिकार हो सकता है, इसलिए यह विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर बी देखिए, शिक्षक को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना, जितना ज्यादा शिक्षण कार्य रोचक तरीके से किया जाएगा शिक्षक के द्वारा, उतना ही बच्चे उसमें रुचि लेंगे, जिज्ञासु बनेंगे और उसकी वजह से वह इन्वॉल्व होंगे उस गतिविधि में और फालतू के कामों में उनका मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो बिजी हो चुके हैं सीखने के संदर्भ में, और इसलिए वो खुद से अनुशासन के लिए प्रेरित होंगे, यानी स्व अनुशासन के लिए प्रेरित होंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप किस प्रकार के होते हैं। शैशवावस्था यानी कि 0 से 2 साल के बीच के बच्चों की बात की जा रही है, तो इनके क्रियाकलाप किस प्रकार से होते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। देखिए, शैशवावस्था की जब बात आती है 0 से 2 साल के बच्चे, तो वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, चूंकि वो बोल तो पाते नहीं है, तो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे कि खुश होना, रोना, तो वो अपनी भावनाओं, जब उसके अंदर कोई चीज पाने की इच्छा हो गई तो वो रोने लगता है, और जब वो खुशी की मुद्रा में तो जोर जोर हंसने लगता है। तो ये सब मूल प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो उसके क्रियाकलाप किस प्रकार के होते हैं, देखिए चौथा दिया गया संवेगात्मक। तो संवेग जो उसके अंदर उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि खुशी का संवेग, खुशी की भावना, या फिर किसी चीज की इच्छा जिसकी वजह से वो रो रहा है, तो ये इच्छा या फिर खुशी की मुद्रा, ये सब संवेग था। तो इसको वो क्रियाकलाप के माध्यम से एक्सप्रेस करता है, जैसे रो करके या फिर हंस करके। तो संवेग केवल नहीं होगा, बल्कि इसके बाद वो जो एक्टिविटी करता है रोने का, हंसने का, उसके बारे में हमसे पूछा गया और उसे हम लोग मूल प्रत्यात्मक बोलते हैं। तो ये गलत हो गया, संरक्षित नहीं होगा, क्योंकि अपने क्रियाकलाप को वो स्टोर करके नहीं रखता बल्कि एक्सप्रेस कर देता है। संज्ञानात्मक भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से 2 साल के बच्चे के लिए संज्ञानात्मक स्तर एप्रोप्रिएट नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, मूल प्रवृत्त्यात्मक। मूल प्रवृत्त्यात्मक का मतलब कि जैसे कि रोना, हंसना, ये सभी चीज़ें बच्चे को के अंदर जन्मजात होती हैं, उसे सीखने की जरूरत नहीं पड़ती हैं। जब 0 से 2 साल का बच्चा है, तब वो किसी चीज़ की इच्छा होने पर वो रोने लगता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, इसीलिए इसे मूल प्रवृत्त्यात्मक कहते हैं, क्योंकि वो जैविक होता है, यानी जन्म से ही उसके अंदर होता है, उसको सीखने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, समेकित शिक्षा क्या होती है, इसे अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड एजुकेशन बोला जाता है। यानी कि सीधे तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ाने को समेकित शिक्षा कहते हैं। यानी कि सीधे तौर पर आप इसे समावेशी शिक्षा के तौर पर देख सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा के तौर पर टीचरों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथा विकल्प दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब हम तभी दे पाएंगे जब उपयुक्त 3 विकल्प को देखेंगे। तो इसको पहले मैं होल्ड पर रख रहा हूं, तो इसलिए आगे इस पर चर्चा करेंगे। तीसरा विकल्प देखिए, दिया गया है क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, यानी कि एक्टिविटी के साथ शिक्षण करने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प थोड़ा सा निगेटिव है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। अब समेकित शिक्षा में दृष्टि बाधित बालक भी होगा, श्रवण बाधित बालक भी होगा, इसके अलावा पैर से विकलांग बालक भी होगा, सामान्य बच्चे भी होंगे, बहुत प्रतिभाशाली बच्चे भी होंगे, अधिगम विकार से जूझ रहे बालक भी होंगे। तो सबको एक साथ एक्टिविटी नहीं कराई जा सकती। कैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई शारीरिक गतिविधि कराई जा रही है, तो जो पैर से विकलांग बालक है वो उसमें कैसे शामिल हो सकता है। तो ये ट्रेनिंग देना टीचर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये ज्यादा जरूरी है कि टीचर ये समझे कि प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि जो दृष्टिबाधित बालक है उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता होगी, जो श्रवण बाधित बालक है उसके लिए जरूरत यह है कि अगर हम लोग केवल बोल करके पढ़ाएंगे तो वो चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सुन ही नहीं पा रहा है। इसलिए उसके लिए जरूरी है कि कुछ चीजें हम ब्लैक बोर्ड पर लिख करके या फिर अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, ताकि बच्चे को इंफॉर्मेशन मिल पाए, तभी तो वो समझेगा। इसलिए ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चूंकि प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग है। कोई एक बच्चा
हो सकता है कि बोल करके मौखिक तरीके से इंफॉर्मेशन को रिसीव करे, जैसे कि दृष्टिबाधित जो बालक है, अगर हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन जब हम लोग बोल रहे हैं तो उसको सुन करके समझ सकता है। लेकिन श्रवण बाधित जो बालक है वो बोल करके अगर हम लोग उसको बताएंगे तो वो नहीं समझेगा, बल्कि उसके लिए जरूरी ये है कि कुछ लिख करके बताया जाए। तो प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग है और इन जरूरतों को पहचानने के लिए शिक्षक को ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। दूसरा विकल्प देखिए, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण। देखिए, जब भी प्राइमरी स्तर के बच्चों की बात आएगी तो वहां पर लेक्चर या फिर व्याख्यान हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? ध्यान से समझिएगा। हायर क्लासेज के लिए ये अप्रोप्रिएट माना जाता है कि कक्षा में टीचर आए, बच्चे सक्रिय हैं या नहीं वो लेक्चर देकर के चले जाएंगे। लेकिन बच्चे जब प्राइमरी स्तर के हैं, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं, तो वो खेल के माध्यम से ही सीखेंगे, गतिविधि के माध्यम से ही सीखेंगे। इसलिए केवल लेक्चर इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस दौरान बच्चे निष्क्रिय बने रहते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों संरचनावाद को सपोर्ट करते हैं, और संरचनावाद ये कहता है कि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सीखेंगे, ना कि निष्क्रिय होकर के। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम कितना भी अच्छा शिक्षण विधि क्यों ना अपना ले, लेकिन वहां पर प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग थी। अब मान लीजिए मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप में से कुछ बच्चे मेरी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं श्रवण बाधित होने की वजह से, तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी आपको नहीं समझा पाऊंगा। अगर मैं यहां पर कुछ लिख करके बता रहा हूं और अगर इनमें से कोई बंदा दृष्टिबाधित है तो वो इन लिखे हुए चीजों को नहीं पढ़ पा रहा होगा अपने स्क्रीन पर। यानी कि प्रत्येक बच्चे की जरूरत जो है, उस जरूरत को पूरा करना मेरी एज ए टीचर जिम्मेदारी होनी चाहिए। तभी तो कम से कम आप इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। और समझना तो बात की बात आएगी ना, जब इंफॉर्मेशन को बच्चा रिसीव ही नहीं करेगा तो समझेगा कैसे। इसलिए एज ए टीचर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण कर पाए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? समायोजन यानी कि एक दूसरे के साथ मिल करके आगे बढ़ने में किस प्रकार के समूह के बच्चों को दिक्कत होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए। पहला विकल्प दिया गया औसत बुद्धि के बच्चे, दूसरा दिया गया ग्रामीण बच्चे, तीसरा दिया गया अध्ययनशील बच्चे, और चौथा दिया गया कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। कुशाग्र बुद्धि यानी कि जो बहुत प्रतिभाशाली है, उन बच्चों की बात की जा रही है। तो आप इसको प्रैक्टिकल तरीके से भी समझ सकते हैं कि कक्षा में जो टॉपर रहता है, वो क्या करता है, वो जो बहुत प्रतिभाशाली बालक हैं उनके साथ ही रहना पसंद करता है। वो जो बहुत औसत बुद्धि के बच्चे हैं उनके साथ रहना पसंद नहीं करता है। या फिर अध्ययनशील बच्चे, अध्ययनशील कहने का मतलब कि जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, उस सेंस में है। तो ऐसे बच्चे जो बहुत प्रतिभाशाली हैं वो टॉपर बच्चों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। इसलिए ये सभी तो समायोजन कर लेंगे, ये 3 बच्चे तो समायोजन कर लेंगे, लेकिन दिक्कत इस बच्चे को होगी जो कि टॉपर था, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे लेवल के बच्चे हमारे साथ रहें, तभी तो कुछ नया सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर एक कॉन्सेप्ट लागू होता है। लेव वाइगोत्स्की ने जो अपना सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, उसके अंतर्गत उन्होंने एक टर्म दिया था MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। अब ये सब जो बच्चे थे, औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे या फिर अध्ययनशील बच्चे, वो क्या होता है कि वो उनके लिए जो प्रतिभाशाली बालक है वो उनसे ज्यादा जानता है। इसलिए लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो प्रतिभाशाली बालक है या फिर कुशाग्र बुद्धि का बालक है वो MKO साबित होगा उन सभी बच्चों के लिए जो कि उससे कमजोर हैं। लेकिन इस बच्चे को ध्यान में रखिए जो कि बहुत प्रतिभाशाली है, यानी कक्षा में टॉपर है, उससे ज्यादा कोई नहीं जानता है, तो उस दौरान उसके लिए MKO कक्षा में कोई भी बालक नहीं हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, जब उसको कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है तो वो उस बच्चे के साथ रहना चाहेगा जिसके साथ उसे सीखने का मौका मिलेगा। और इसके लिए जरूरी यह है कि जो कुशाग्र बुद्धि का बालक है उसी लेवल का कोई बालक हो या फिर उससे ज्यादा जानता हो। अब ये सब बच्चे तो इससे कम जान रहे थे ना, इसलिए ये इसके साथ समायोजन करने में इसको दिक्कत आएगी। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के सिद्धांत के अनुसार जो उन्होंने MKO टर्म दिया था। उम्मीद करता हूं चीजें आपको स्पष्ट हुई होंगी। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को समायोजन करने में समस्या होती है। ऑप्शन नंबर डी सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? ध्यान से समझिएगा। यानी कि यह कहा जा रहा है कि बच्चा, यानी कि यहां पर मान लीजिए प्रयास हो गया और यहां पर अधिगम हो गया। प्रयास और अधिगम के बीच में अगर ग्राफ खींचूं तो बच्चा जो पहले भली प्रकार सीख रहा था, यानी इस प्रकार से सीधी लाइन आ रही थी प्रयास और अधिगम के बीच में। प्रयास क्या होता है?
बच्चा जो एफर्ट करता है चीज़ों को सीखने के संदर्भ में, और बच्चे के प्रयास के माध्यम से जो उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, उसे अधिगम बोलते हैं। अब एक स्टेज ऐसा आता है कि जब बच्चा लाख प्रयास कर ले बावजूद इसके वो सीख नहीं पाता, इसे ही हम लोग अधिगम का पठार बोलते हैं। वही प्रश्न हमसे पूछा गया है कि किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था, देखिए जब तक वो सीख रहा था तब तक तो ये सीधी लाइन आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसमें स्थिरता आई, यानी कि वो प्रयास अभी भी कर रहा है, देखिए प्रयास यहां तक था, फिर यहां हो गया, फिर यहां हो गया, यानी प्रयास लगातार बढ़ रहा है, प्रयास लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अधिगम नहीं बढ़ रहा है। देखिए अधिगम यहां पर कांस्टेंट हो गया, यानी कि वो सीख नहीं पा रहा है। तो इस दौरान शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना कि अधिगम का पठार आएगा ही आएगा। इसके लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। हो सकता है कि शिक्षण जो एक तरीके से टीचर जो शिक्षण विधि अपना रहा हो वो इंटरेस्टिंग ना हो सकता है बच्चा तत्पर ना हो सकता है कि चीजें इन्वायरमेंट उसके लिए कंफर्टेबल ना हो। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये प्रत्येक बच्चे के स्टेज में आएगा ही आएगा कि कभी वो तीव्र गति से सीखेगा, कभी धीमी गति से सीखेगा। तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एज ए टीचर हम शिक्षण विधि भी अपनी सही रखे हुए हैं, क्योंकि सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। अगर एक बच्चे को दिक्कत है तो जाहिर सी बात है पर्टिकुलर प्रॉब्लम उस बच्चे के साथ है, क्योंकि उसमें हो सकता है अधिगम का पठार आ गया हो, वो एक गति से कभी सीख ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। यानी ये नेचुरल प्रोसेस है कि कभी बच्चा तीव्र गति से सीखेगा, कभी उसमें स्थिरता आएगी ही आएगी। तो इसे एज ए टीचर हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए, यही बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए। अगर कक्षा में 50 बच्चे हैं, 50 में से 49 बच्चे सही तरीके से सीख पा रहे हैं और एक बच्चे के साथ केवल प्रॉब्लम है, तो ये निष्कर्ष निकलेगा कि हाँ, हम लोग जो शिक्षण विधि अपना रहे हैं, टीचर जो अपना रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो सही है। क्योंकि एक बच्चे के साथ दिक्कत है तो हो सकता है उसमें अधिगम का पठार आ गया हो, जिसकी वजह से उसको दिक्कत हो रही हो। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। आप कितना भी बच्चे को प्रेरित कर लें, जब अधिगम का पठार आ गया, जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे समझिए, आप क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है पढ़ने की, और मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ खूब। संदीप माहेश्वरी सर का आप कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर का स्पीच सुन लीजिए, क्या आप मोटिवेट हो पाएंगे? नहीं मोटिवेट हो पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आपकी पलकें झपक रही हैं, सोने के लिए नींद आ रही है आपको। तो कितना भी कोई दुनिया का आदमी मोटिवेट कर ले, आप पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए मोटिवेशन जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, हमेशा मोटिवेशन काम नहीं करता है। इसलिए यहां पर यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। चौथा देखिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो यहां पर उपचारात्मक शिक्षण तो तब आएगा ना जब बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। यहां पर वो कंडीशन आ चुका है कि बच्चा कॉन्सेप्ट समझना ही नहीं चाहता। एक तरीके से आप समझ लीजिए अधिगम का पठार आ गया, मतलब कि लाख प्रयास कर रहा है फिर भी वो नहीं समझ पा रहा है, उसके लिए बहुत चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यहां पर उपचारात्मक शिक्षण काम नहीं करेगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? प्रवृत्ति यानी कि उसकी आदत, टेंडेंसी को बदलना चाहता है एज ए टीचर, तो हमें क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। कड़ाई से पेश आना, उसके साथ जोर जबरदस्ती करना, ये सब विकल्प निगेटिव होते हैं, क्योंकि एनी हाउ हमें बच्चे के अंदर निगेटिव इमोशन को जनरेट होने से बचाना है। और जब बच्चे से आप कड़ाई से पेश आएंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे में नकारात्मकता आएगी, और इसकी वजह से जो उसका निगेटिव इमोशन है उसके संज्ञान को निगेटिव तौर पर प्रभावित करेगा। इसलिए ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी रखने के लिए कहना होगा। तो यह भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि यह सीधे तौर पर लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के सिद्धांत का उल्लंघन है, क्योंकि चूंकि वो संरचनावाद से जुड़े हुए थे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों संरचनावाद को सपोर्ट करती है। इसलिए उन्होंने, लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे समूह में सीखते हैं और आप बच्चे को अलग करने की बात कर रहे हैं। तो यह विकल्प बिल्कुल निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। चौथा देखिए, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। अब हमें उसकी आदत को बदलना है, और हम जबरदस्ती उसको पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो उससे आदत थोड़ी बदलेगा। जिस आदत को हम लोग बदलना, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा गलत कार्यों में पड़ गया है, मान लीजिए कि नशा जैसी चीज़ों को का आदी होने लगा है, तो हम लोग उसको पढ़ने के लिए प्रेरित थोड़ी करेंगे। उसका नशा को छुड़ाना है तो जबरदस्ती उसको पढ़ा करके उसका नशा थोड़ी छूटेगा। उसके लिए जरूरी यह है कि जिस संगत में वो रह रहा है उस संगत को वो बदला जाए। हो सकता है कि वो गलत बच्चों के साथ रह रहा हो जो कि तंबाकू, सिगरेट, इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करते हो, तो हमें उसकी संगति को बदलना होगा। संगति को जब बदलेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। तो पढ़ने के लिए प्रेरित करना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा,
उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। क्योंकि अगर ग्रुप में बच्चे हैं, 5 बच्चों का ग्रुप है जिसमें से सभी बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, तो अगर एक बच्चे को मैं मोटिवेट करके सिगरेट छुड़ा भी दे रहा हूं तो 4 बच्चे तो अभी भी पी रहे हैं, कभी ना कभी तो वो ग्रुप में मिलेंगे और कभी ना कभी तो वो बच्चा चारों जो अभी भी पी रहे हैं उस एक बच्चे को जिससे मैंने छुड़ाया था मोटिवेट करके, वो उसको फिर मोटिवेट कर देंगे कि तुम पियो। इससे अच्छा ये है कि हम 5 बच्चों को मोटिवेट करें कि आप लोग इस प्रकार के तंबाकू और इस प्रकार की चीजों का सेवन ना करें। वहीं बोला गया है कि सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है। ध्यान से समझिएगा, जब हमारे अंदर संज्ञानात्मक विकास होता है तो हम चीजों को जानने लगते हैं, यानी हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है। चाहे संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए या फिर संवेगात्मक विकास की बात की जाए, यानी कि जब हम इमोशनली एक तरीके से डेवलप्ड होते हैं तो कहीं ना कहीं हम मैच्योर होते हैं इमोशनली। यानी कि परिपक्वता कैसे आ रही है, विकास की वजह से आ रही है। तो उद्दीपन जब भी होगा, उद्दीपक क्या होता है, कोई भी एक ऐसा प्रेरक, जैसे कि अचानक से आपकी आंख पर तेज रोशनी पड़ी तो आपकी आंखों के पलकों का झपकना, आपकी आंखों का पलकों का झपकना, वहां पर तेज रोशनी जो है वो उद्दीपक का काम कर रही है आपके आंख के पलक को झपकाने के लिए। तो आपका आंख का जो पलक झपका वो आपने प्रतिक्रिया दिया, और तेज लाइट जो अचानक से आई वो क्या था, वो प्रेरक था, उद्दीपक था। यानी कि कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो कि किसी काम को करने के लिए आपको प्रेरित करे, तो वो एक्टिविटी जो आपको किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है वो उद्दीपन होता है। और उसकी वजह से जब आप किसी काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं तो वो प्रतिक्रिया होता है। जैसे कि पावलोव का सिद्धांत आपने पढ़ा था, तो उसमें भोजन जो था वो उस कुत्ते को लार टपकाने के लिए प्रेरित कर रहा था। तो भोजन जो था वो उद्दीपन था और इसकी वजह से प्रतिक्रिया कुत्ता क्या कर रहा था कि भोजन को देख करके लार टपकाने लग रहा था। तो जब भी उद्दीपन होगा तो प्रतिक्रिया होगी ही होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे मुख्यतः किसके क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। तो जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। दिए गए विकल्पों में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 की बात की जाए सामाजिक विकास, तो ये ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे जीन पियाजे के बारे में पूछा गया था। तीसरा देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत, तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए भाषा विकास, तो इसके बारे में नॉम चॉम्स्की ने बात की थी, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन कैसा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे या फिर कोई भी व्यक्ति समूहों में बातचीत करते हैं तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को प्रभावित करेंगे ही करेंगे। उनमें जो भी व्यक्ति MKO होगा यानी मोर नॉलेजेबल अदर होगा, यानी ग्रुप के में उपस्थित कोई भी एक व्यक्ति जो अन्य सभी से थोड़ा बहुत भी ज्यादा जानता है, तो निश्चित तौर पर अन्य सभी ग्रुप के सदस्य जो हैं वो उससे कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। इसी को तो बोलते हैं कि प्रभावित होना, यानी कि उनके भी व्यवहार में परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से वो प्रभावित हो रहे हैं और ये एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 20 सत्य है, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में किसका ध्यान रखना चाहिए, ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। पहले चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विषय वस्तु की कठिनाई स्तर, तो ये बात तो पॉजिटिव है, लेकिन हमारा उत्तर होगा या नहीं, बाकी के विकल्पों पर एक बार जब हम लोग चर्चा कर लेंगे उसके बाद पता चलेगा। तीसरा दिया गया गृह कार्य की जांच में लगन, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव है। गृह कार्य हम लोग बस इसलिए दिया जाता है बच्चों को ताकि कक्षा में जो कुछ बच्चे को पढ़ाया गया है वो घर पर जाकर के एक्सप्लोर करें और कम से कम स्व आकलन कर पाए कि कक्षा में जो टीचर ने हमें पढ़ाया है उस पर आधारित प्रश्नों को मैं सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहा हूं तो अगले दिन जाकर के बच्चा वो उस प्रश्न को फिर से पूछेगा, यानी और टीचर को भी कहीं ना कहीं फीडबैक मिलेगा कि बच्चा कॉन्सेप्ट समझा है या नहीं। ये बस इसलिए होता है, ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा दिया गया अनुशासन और नियमित उपस्थिति, तो अनुशासन जो है वो बाहर से अनुशासन नहीं दिया जाता है। आज संरचनावाद के अंतर्गत बच्चे स्व अनुशासन के लिए प्रेरित होते हैं। क्यों? क्योंकि एज ए टीचर हम लोग जो शिक्षण विधि अपना रहे हैं वो रुचिकर अपना रहे हैं, ताकि बच्चा रुचि ले रहा है, जिज्ञासु है, और जब बच्चा रुचि लेगा किसी काम में, इंटरेस्टिंग काम होगा उसके लिए, तो निश्चित तौर पर वो उसको करने के लिए प्रेरित होगा और खुद से अनुशासन के लिए प्रेरित होता है। तो ये अनुशासन और नियमित उपस्थिति बाहर से करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
विषय वस्तु की कठिनाई के स्तर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला ऑप्शन नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझिएगा, अगर बच्चे के लेवल के बारे में हम लोग बता रहे हैं, बच्चे का जो संज्ञानात्मक स्तर का लेवल है उसी के स्तर के अनुसार हम लोग बच्चे को कंटेंट दे रहे हैं या फिर बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे की सहभागिता नहीं है तो बच्चे उसको नहीं सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों ये कहता है कि बच्चे खेल के माध्यम से ही सीखेंगे या फिर सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सीखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? यानी कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें अलग अलग तरीके से बच्चे को मोटिवेट किया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है, पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। तो कौन सा इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण है ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन उस मोटिवेशन को कहते हैं जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर बच्चे को कुछ बाहरी इनाम या फिर वस्तु दिया जाए जिसे बच्चा प्रत्यक्ष तौर पर देख करके या फिर छू करके महसूस कर पाएगा। ठीक है, और ऐसा कोई भी वस्तु जो कि फिजिकली बच्चे को ना दिया जाए वो इंटरनल मोटिवेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए पहला विकल्प दिया गया, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। यहां पर बच्चे को प्रत्यक्ष तौर पर चॉकलेट दिया जा रहा है, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण है, ना कि इंटरनल। ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अगला देखिए, अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र की कहानी की पुस्तकें देते हैं। यहां पर भी प्रत्यक्ष इनाम दिया जा रहा है, तो यह भी एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरजेश कुमार दावत देते हैं। अब खाने की वस्तु ये भी तो लोग छू करके महसूस करेंगे, यानी इसे भी प्रत्यक्ष तौर पर छुआ जा सकता है, इनाम के तौर पर देखा जा सकता है, तो ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। यहां पर देखिए, प्रशंसा करना भी कहीं ना कहीं एक्सटर्नली ही है, लेकिन बाकी के विकल्पों के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो वहां पर कोई फिजिकल वस्तु दिया जाता था डायरेक्टली इनाम के तौर पर। यहां पर कोई फिजिकल वस्तु इनाम के तौर पर नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको इंटरनल मोटिवेशन के अंतर्गत रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, यही इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? सबसे ज्यादा महत्व किसका है, यह हमसे पूछा जा रहा है। चौथा दिया गया संचार माध्यम। संचार माध्यम यानी कि कम्युनिकेशन का मीडियम, जैसे कि मोबाइल के माध्यम से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करते हैं, तो मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, इस प्रकार के संचार के माध्यम की बात की जा रही है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। बाल साहित्य, तो उसके अलावा देखिए दिनचर्या दिया गया है। लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात करें खेल की, तो एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहती है कि बच्चे खेल के माध्यम से ही सीखेंगे। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? खेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के विकल्प निगेटिव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 खेल यहां पर सबसे ज्यादा सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो भाटिया बैटरी का प्रयोग जो होता है वो बुद्धि के परीक्षण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए सामाजिक विकास की बात की गई है, तो ये लेव वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है, तो ये उत्तर होगा नहीं। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे से जुड़ा हुआ है, ये उत्तर होगा नहीं। भाषा विकास ये नॉम चॉम्स्की से जुड़ा हुआ है, ये उत्तर होगा नहीं। एक ही विकल्प बचा नैतिक विकास, जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यूपी टेट 2013 प्रश्न पत्र के सीडीपी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप अभी तक जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं सभी वर्षों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।